करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे समाज सुधारक और एक ऐसे जोशीले नेता के बारे में जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, हम बात करेंगे आज वीर सावरकर की। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में होता है। वो जब छोटे होते हैं तो उनके माता पिता जो हैं वो भगवत गीता की कहानी उन्हें सुनाया करते थे, क्योंकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर होता है और उनकी माँ का नाम राधाबाई होता है। जब वो लगभग 14 वर्ष के होते हैं, उस उम्र तक उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो जाता है। उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई गणेश सावरकर करते हैं, जो कि वैचारिक रूप से एक क्रांतिकारी होते हैं। उनके भाई गणेश सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया और वो एक प्रखर क्रांतिकारी थे। उन्हें भी अंडमान के सेल्युलर जेल में रखा गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर जो है वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उनकी पढ़ाई जो होती है, शुरुआती पढ़ाई जो होती है वो उनके गांव से ही होती है, लेकिन आगे चलकर वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उसी दौरान जब वो नए युवाओं से मिलते हैं तो उनके मन में जो आता है कि हम जो युवा हैं हम ही उठ सकते हैं, हम उठ सकते हैं, देश के लिए उठ सकते हैं, देश को आजाद करा सकते हैं। और वो एक उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे और वो तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तिलक एक ऐसा नाम है भारतीय राजनीति में, या फिर हम बोले कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तिलक एक ऐसा नाम है जो क्रांतिकारियों के गुरु रहे हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी से पहले तिलक जी ने ही आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तिलक उग्र विचारधारा के नेता थे और उन्हीं से प्रभावित थे सावरकर। जब 1906 में बंगाल विभाजन होता है, बंग भंग होता है, तो उस समय जब तिलक जी के आह्वान पे पूरा देश उठ खड़ा होता है, उसमें सावरकर भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती है। तो वो फर्ग्यूसन कॉलेज में जो है जितने भी विदेशी सामान होते हैं उन सभी को उठाकर वो जला देते हैं। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें एग्जाम देने की छूट दी जाती है और वो पढ़ते हैं और अव्वल करते हैं, एग्जाम में फर्स्ट आते हैं। इसके बाद एक मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपको बताना चाहूंगी। एक ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी हैं, या फिर कहीं कहीं उनका जिक्र मिलता है, जो वह पेशे से वकील थे और कई राजघरानों के दीवान रह चुके थे। वो उद्योगपति भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई जो थी वो क्रांतिकारियों पर लुटा दी। और वो कुछ ऐसे बच्चों को जो था वो लंदन भेजते थे, जो पढ़ने में अच्छे थे, जो देश के लिए काम कर सकते थे। वो अपने खर्चे पर उन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेजते थे, उन्हें छात्रवृत्ति देते थे। उसी में से एक थे सावरकर। सावरकर को भी श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो लंदन पढ़ने के लिए भेजते हैं। लंदन जाने से पहले सावरकर 1904 में अभिनव भारत संगठन बनाते हैं, जो एक युवाओं का संगठन होता है जिसमें क्रांतिकारी एक्टिविटीज की जाती हैं। जिसमें ये प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से भारत को आज़ाद किया जाए। वो मित्र मेला भी बनाते हैं, वो बना देते हैं अभिनव भारत, जिसे हम तरुण भारत के नाम से भी जानते हैं और उसे यंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप यंग इंडिया से कंफ्यूज नहीं होइएगा। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा चलाई गई पत्रिका थी और ये सोसाइटी है जो सावरकर ने बनाई थी, यंग इंडिया। तो यहाँ अभिनव भारत संगठन को बनाकर वो लंदन चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लंदन में जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना किए रहते हैं, जो यहाँ से बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें वहां रखा जाता है। लंदन में जो इंडिया हाउस काम करता था वो ऊपर से देखने में तो ये काम करता था कि भारत से लाए गए छात्रों को यहाँ छात्रवृत्ति के द्वारा लाया जाता है और उन्हें यहाँ पढ़ाई का काम किया जाता है। लेकिन वो ऊपर से देखने में तो पढ़ाने वाली संस्था थी, लेकिन अंदर से जो था वो था कि मुख्य रूप से यहाँ क्रांतिकारियों को तैयार करना। और वहाँ पे रशियन बम बनाने की टेक्निक जो थी उसे वहाँ पे सिखाया जाता था लोगों को, और बम बनाया जाता था, रिवॉल्वर बनाया जाता था, और वहाँ से गुपचुप तरीके से भारत भेजा जाता था, जिससे क्रांतिकारी जो है वो अपने कार्य को अंजाम दे सके।
होता ये है कि सावरकर भी हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी घटना जो वहाँ होती है कि सावरकर पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। वो अपना अधिकतर समय जो है वो लाइब्रेरी में बिताते हैं। तो उस समय वो 1857 की क्रांति पर गहन अध्ययन करते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा जो ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति कोई क्रांति नहीं थी, सिर्फ जो था वो सैनिक विद्रोह था। लेकिन सावरकर जो है उसको पलट देते हैं, बोलते हैं कि जी नहीं, ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संग्राम था। और वो बुक लिख देते हैं जिसका नाम होता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसका प्रकाशन 1909 में होता है। हालांकि जैसे ही पता चलता है अंग्रेजों को कि इस तरह की कोई पुस्तक लिखी गई, उनके पुस्तक के प्रकाशन पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से उसे हॉलैंड और फ्रांस से दूसरे नामों से प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही गुपचुप तरीके से इसका प्रकाशन हॉलैंड और फ्रांस से किया जाता है। और इसका कवर पृष्ठ जो होता है वो दूसरा होता है, और अंदर में जो होता है वो सावरकर के द्वारा लिखी गई 1857 की क्रांति के बारे में होता है। ये भारत आता है और भारत में इस पुस्तक की प्रतियां जो है वो बहुत बिक जाती हैं। और धीरे धीरे फिर अंग्रेज सरकार को ये पता लग जाती है कि जो सावरकर की पुस्तक है वो भारत में बेची जा रही है। फिर लंदन में एक घटना होती है। इंडिया हाउस के एक सदस्य होते हैं मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जो होते हैं वो भारत सचिव के जो मुख्य सलाहकार होते हैं कर्नल वाइली, उनको गोली मार देते हैं। और उस केस में लंदन षड्यंत्र में जो है वो सावरकर का भी नाम आता है। सावरकर को वहां पकड़ लिया जाता है क्योंकि इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो सावरकर ने ही तैयार की थी। क्योंकि कर्नल वाइली जो थे वो हमेशा भारत विरोधी ही नीतियां बनाते थे, जिससे ये लोग क्रांतिकारी जो थे वो क्षुब्ध हो गए और मदन लाल ढींगरा के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। लंदन षड्यंत्र केस में सावरकर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें वापस भारत ले आया जाता है। रास्ते में सावरकर जी जो है वो बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। और वो बाथरूम जाते हैं और वो पहले से ही मुआयना कर लिए रहते हैं उस शिप का कि मुझे किस तरह से यहाँ से भागना है। वो जो बाथरूम होता है, बाथरूम के खिड़की से समुद्र में छलांग लगा देते हैं और लगभग 3-4 किलोमीटर तैरकर फ्रांस पहुँचते हैं, फ्रांस के तट पर पहुँचते हैं। लेकिन सावरकर जब वहां पहुंचते हैं तो संजोग कहें या फिर दुर्योग कहें, जो भी कहें, भारत में काम कर रहा एक अंग्रेज अधिकारी जो है वो फ्रांस के तट पे घूमने आया होता है और वो देख लेता है कि एक थका हारा आदमी जो है वो आ रहा है। वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो भी आता है और पूछता है कि आप कौन, आप इंडियन लग रहे हैं देखने से। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं घूमने आया था यहाँ पे। लेकिन वो बोलता है आप वीज़ा दिखाइए। वो बोलते हैं कि ये तो पानी में चला गया। लेकिन उन्हें फाइनली पकड़ लिया जाता है। और भारत के ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका केस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलाया गया, क्योंकि ये फ्रांस और ब्रिटेन 2 देशों के बीच की बात हो जाती है। फाइनली उन्हें पकड़कर यहाँ ले आया जाता है भारत। यहाँ पे भी एक घटना हो जाती है। घटना ये होती है कि अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे के द्वारा पुणे के जो जिलाधिकारी होते हैं जैक्सन, उनको भी गोली मार दी जाती है। और उन्हें जिस बंदूक से गोली मारी जाती है वो भी लंदन से भेजा गया होता है और सावरकर के द्वारा ही भेजा गया होता है। इस केस में भी सावरकर का नाम आता है। और यहाँ पे उन्हें 1910 में 50 वर्षों की सजा दे दी जाती है। जी हाँ, उन्हें 2 जन्मों की सजा दी जाती है, 25-25 वर्षों की सजा दी जाती है। और उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा के लिए भेज दिया जाता है। सावरकर जी को जब 50 वर्ष की सजा दे दी जाती है और जब वो बाहर निकलते हैं कोर्ट से, फिर भी उनके माथे पे कोई सिकन नहीं होती। उनसे जब पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है कि आपको 50 वर्ष की सजा दे दी गई है, तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि से कहूँगा कि मेरे लिए तो 2 जन्मों की सजा काफ़ी कम है। मैं जब भी जन्म लूँ, इस जन्मभूमि पे जन्म लूँ और इस जन्मभूमि के लिए काम करूँ।
उन्हें सश्रम सजा दे दी जाती है और उन्हें अंडमान भेज दिया जाता है। आज भी अंडमान में जो सेल्युलर जेल का वो जो कमरा है उसे सावरकर कोठी, सावरकर रूम, सावरकर सेल के नाम से जाना जाता है। आज भी जितने सैलानी वहां घूमने जाते हैं उस कमरे को देखने जरूर जाते हैं, क्योंकि उस दौरान सावरकर जी जो थे उन्हें पढ़ने लिखने के क्या वहां पे कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती है, तो वो जो है वो भारत माता के लिए देशभक्ति से प्रेरित कविताएं लिखते हैं और वो कविताएं जो है वो कुछ नहीं होता है तो अपने नाखून से लिखते हैं। और आज भी उन दीवालों पर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई कविताएं जो है उद्धृत हैं और वो उन्हें कंठस्थ कर लेते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उसे वो अपने किताबों में लिखते हैं, उन कविताओं को लिखते हैं। तो सावरकर जी को जब जेल हो जाती है तब तिलक जी जो होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनका मन जो है वो काफी दुखी हो जाता है और वो सावरकर को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। वो अंग्रेजों को लेटर लिखते हैं, पटेल से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इसका केस लड़ो और पटेल जी उनका केस लड़ते भी हैं। और तिलक जी के द्वारा ये लिखित दिया जाता है कि मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि सावरकर जब जेल से बाहर आएगा तो वो आपके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगा। इसी बात पे बहुत विवाद होता है। आज के समय की राजनीति में बहुत बड़ा विवाद इस बात के लिए है कि सावरकर ने माफीनामा मांगा था, लेकिन उन पे अध्ययन करने वाले जितने भी इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि सावरकर जो थे वो एक चतुर क्रांतिकारी थे। वो ये जानते थे कि मुझे यहाँ सजा हो गई है और ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी जो गतिविधि थी उन्होंने क्रांतिकारियों को अंदर से जो था वो बम से, बंदूक से, हर तरह से जो था उन्होंने प्रशिक्षित कर दिया था और वो जानते थे कि इस बच्चे का दिमाग जो है वो हमारे खिलाफ ही काम करेगा, तो वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तिलक जी भी कोशिश कर रहे थे और इनके जो चाहने वाले थे ये भी कोशिश कर रहे थे। फिर इन्हें फाइनली ऐसा कहीं भी नहीं है कि सावरकर ने माफीनामा मांगा था, लेकिन अगर मांगा भी था तो ये सही मांगा था, क्योंकि वो जेल में रहकर, वो भी अंडमान की जेल में रहकर, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए तो कुछ नहीं कर सकते थे। फाइनली उन्हें वहां से 1921 में छोड़ दिया जाता है और उन्हें लाकर महाराष्ट्र के जेल में रखा जाता है। ऐसे ही बाहर किया जाता है, जेल में रखा जाता है, बाहर अंदर बाहर होते रहता है, लेकिन वो ऊपर से देखने में तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब वो बाहर आ जाते हैं तो फिर से क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने लगते हैं और जितने भी क्रांतिकारी थे उनको जिस तरह से मदद हो सकती थी वो करते थे। वो खुद तो आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन पीछे से बैकबोन बन के उनकी मदद किया करते थे। तो उनका लाइफ का जो अगला स्टेज है वो हिंदुओं के लिए काम करना चाहते हैं। हिंदुत्व शब्द को बढ़ावा देते हैं। वो हिंदूवाद नहीं कहते, वो हिंदुत्व कहते हैं और वो बोलते हैं कि एक अखंड भारत की स्थापना तभी हो सकती है जब यहाँ पे लोग सांस्कृतिक, वैचारिक सभी रूपों से एक हों, और इसके लिए वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते हैं और एक हिंदू महासभा बनाते हैं वो नासिक में अपनी। बाद में जो है वो हिंदू महासभा जो भारत स्तर पे काम कर रही होती है उसमें उसका विलय कर दिया जाता है और काफी दिनों तक सावरकर जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष होते हैं और उनकी अध्यक्षता में जो है हिंदू महासभा काफी प्रगति करती है। सावरकर जी के जो मुख्य विचार जो थे वो राष्ट्रवाद का विचार हो या फिर सामाजिक विचार हो, वो हिंदुत्व के विचार को बल देते हैं और वो बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, एक जीवन जीने की कला है, एक राष्ट्रीयता है और वो हिंदू उन सभी लोगों को मानते हैं जो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक रहता है और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक रहता है। वो बोलते हैं कि इस बीच में जितने लोग भी रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि सावरकर जो थे वो हिंदू में जैन, बुद्ध, बाकी सभी धर्मों को रखते हैं, सिख को रखते हैं, लेकिन ईसाई और मुस्लिम को वो बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म के अंग नहीं है, ये अलग है, ये हमारे देश से जन्मे नहीं है, ये अलग है।
उन पे एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि सावरकर ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। टू नेशन थ्योरी जो है वो सावरकर ने दी थी, लेकिन सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी नहीं दी थी। वो कभी भी भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये बात कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो अलग अलग परंपराओं को जीने वाले लोग हैं। हिंदू अपनी परंपरा से जीता है, मुस्लिम अपनी परंपरा से जीता है, और जहाँ परंपराओं में, विचारों में मतभेद होगा वहाँ लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक साथ रहना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो कभी भी भारत का विभाजन नहीं करना चाहते थे। सावरकर जी एक बात पे और जोर देते हैं कि हिंदू वो सभी है, इसमें वो मुसलमानों को भी इंक्लूड करते हैं, और बोलते हैं कि भारत भूमि को, अपनी मातृभूमि को, जो अपनी मातृभूमि माने और पितृभूमि माने, वो सभी लोग हिंदू हैं। उनका कहना था कि जो इस भूमि पे रह रहा है वो अगर ये मान लेता है कि ये भूमि जो है वो मेरे माता पिता की है, तो वो सभी हिंदू हैं। वो बोलते थे कि ये जितने भी धर्म हैं, अगर इनके हम 10 पिछली पीढ़ियों का अगर हम इतिहास निकालें तो हमें ये पता चलेगा कि ये सभी हिंदू। तो इसीलिए वो इस बात पे जोर देकर कहते हैं कि वो सभी लोग हिंदू हैं जो भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि दोनों मानते हैं। तो सावरकर जी के मुख्य विचार जो थे ये थे। सामाजिक विचार में ये था कि सावरकर जी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो बोलते थे कि जनेऊ और वेद जो है वो सभी के लिए है, जितने भी हिंदू हैं वो सभी के लिए है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सावरकर जी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े, उनके वैवाहिक संबंध हो। वो जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। वो बोलते थे कि जब रास्ते कुत्ते और बिल्लियों के चलने से खराब नहीं होते, जब कुत्ते और बिल्ली और दूसरे जानवरों के चलने से वो पथ भ्रष्ट नहीं होता, तो निचली जाति के चलने से कैसे हो जाता है, इंसान के चलने से कैसे हो जाता है। और इसी के लिए ब्राह्मण विरोध में उन्होंने नासिक में एक मंदिर बनवाया, जो मंदिर सभी के लिए खुला था, जिस मंदिर में सभी प्रवेश कर सकते थे और सभी पूजा कर सकते थे। वो हिंदुओं के लिए बोलते थे कि हिंदू संगठित तभी हो पाएगा जब वो जातियों में बटा नहीं होगा। वो जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और वो सामाजिक सुधार करना चाहते थे। इस मामले में उनकी सोच जो थी वो काफी अलग थी। वो ब्राह्मण होते हुए भी वेद और जनेऊ सबके लिए मान्य करते थे। वो बोलते थे कि ये सबके लिए है और ये इस पे सबका हक है। अब हम उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बात करेंगे जो उनके उज्जवल भविष्य पे एक दाग लगा देता है। वो था गांधी जी की हत्या में उनका नाम जुड़ना। हालांकि सावरकर जो थे वो आरएसएस के घोर विरोधी थे। वो आरएसएस को एक डरपोक संस्था बोलते थे। आरएसएस जो थी वो हिंदूवादी संगठन था, और सावरकर जी भी जो थे वो हिंदुओं के लिए बात करते थे, तो कहीं ना कहीं से इसका जुड़ाव हो जाता है। लेकिन सावरकर जी कभी भी आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे। जब नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मार दी जाती है और उसमें जो लोग अभियुक्त बनाए जाते हैं उनमें से एक होते हैं विनायक दामोदर सावरकर। हालांकि उनपे जो ये आरोप लगाया गया रहता है ये सिद्ध नहीं हो पाता है और उन्हें बरी कर दिया जाता है, लेकिन आज भी इस मामले की जांच चल रही है और इस बात को स्वीकार किया जाता है कि बिना सावरकर जी की सहायता के या फिर बिना सावरकर जी के मार्गदर्शन के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। लेकिन बात जो भी हो, उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया था। भारत आजाद हो चुका था। सावरकर अपनी लेखनी से, अपने द्वारा लिखित कृत्यों से, अपने द्वारा लिखित रचनाओं से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। फिर जब 1962 का समय आता है, जब चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है, तो उस समय सावरकर जी एक बार और उभर कर सामने आते हैं और बोलते हैं कि अगर हम हमेशा अहिंसा और इस तरह की बातें करेंगे, अगर नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत नहीं अपनाया होता और इन सिद्धांतों की जगह शस्त्रों पे ध्यान दिया होता, तो आज चीन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। तो उनके विचार जो थे वो उग्र थे और उनके आज भी फॉलोअर हैं। उनके आज भी लोग विचारों को फॉलो करते हैं और कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं। लेकिन आप उनका
उनके विचारों को फॉलो करते हो या फिर विरोध करते हो, जो भी करते हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनका जो जीवन था वो देश के लिए समर्पित था। वो एक सच्चे निष्ठावान देशभक्त थे। अब उनकी मृत्यु का जो बात है वो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं की। वो जो था वो आत्मतर्पण करते हैं। आत्मतर्पण कैसे करते हैं? तो जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो बोलते हैं, हिंदू धर्म में एक ऐसी रीति है कि जो साधु महात्मा होते हैं वो उपवास के द्वारा जो है अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो सावरकर जी भी जो है वो 1 फरवरी को बोलते हैं कि मैं अब उपवास करूंगा और उपवास के द्वारा ही अपना शरीर का त्याग करूंगा। ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्मतर्पण है। और वो उपवास पे चले जाते हैं और फाइनली वो दिन आता है 26 फरवरी 1966 को सावरकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और हमेशा के लिए उन चंद चमकते सितारों के बीच चले जाते हैं जिनका प्रकाश कभी कम नहीं होता। अब हम उनकी रचनाओं के बारे में कुछ बात करेंगे। जो पहली रचना थी उनकी, जो उनके द्वारा सबसे बड़ी जो कृति थी वो यही थी कि 1857 की क्रांति को सावरकर जी ने ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाने का गौरव प्रदान किया। नहीं तो अंग्रेजों ने तो इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहकर दबा दिया था। तो उनकी जो पहली कृति थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो 1909 में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी जो दूसरी कृति थी वो हिंदुत्व थी जो 1923 में। इसके अलावा हिंदू पदशाही, इसमें उन्होंने हिंदू राजाओं के बारे में, खास करके शिवाजी के बारे में उन्होंने लिखा था कि हिंदू जो है वो अपने किस तरह से वो शस्त्र और अस्त्र के द्वारा जो है वो जीतने की हिम्मत रखते हैं, वो जीत सकते हैं। वो 1929 में उनके द्वारा लिखी गई थी। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और उनकी जो लास्ट है वो इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है, वो इनकी बायोग्राफी है, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। ये सावरकर जी ने खुद नहीं लिखी थी, ये चंद्रगुप्त ने लिखी थी। तो ये रही सावरकर जी की कहानी। आप सावरकर के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और आपका विचार जो है वो सावरकर के लिए क्या है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।